नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। विपक्ष का इंडिया, यही नाम दिया उन्होंने अपने नए गठबंधन का। विपक्ष का इंडिया मोदी को हराने के पहले ही बिखर गया क्या 2024 जीतकर केजरीवाल सोनिया गांधी को जेल भेज देंगे? यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं आज आपको बताऊंगा। असली राहुल गांधी कौन है? बीजेपी की बी टीम है राहुल गांधी या ममता बनर्जी के फेवरेट है? मोदी को हराने निकले टीम इंडिया में कितना दम है, आज इसका लाइव टेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा 2024 से पहले मोदी और अमित शाह को 5,000 करोड़ का सहारा कैसे मिल गया, आपको यह भी बताऊंगा। अमित शाह का वो ऐलान और 10 करोड़ वोट नरेंद्र मोदी के जेब में आ गए, आज उस फैसले के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तानी सीमा की कहानी में बांग्लादेशी जूली का ट्विस्ट आया है और अब क्या यह तय हो गया है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजना ही है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, इस पर भी जानकारी दूंगा। आखिर में आपको बताऊंगा कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को किसने मुंह पर पागल कह दिया। महेंद्र सिंह धोनी का वो कमरा दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको शॉक लग जाएगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की अर्जेंट हियरिंग की अपील मंजूर कर ली है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में 7 जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी। महिला रेसलर्स के यौन शोषण केस में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। 20 जुलाई को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। 6 महिला रेसलर्स ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू किया है। पेपर लीक और जोधपुर यूनिवर्सिटी गैंगरेप केस समेत तमाम मुद्दों को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। जोधपुर में एबीवीपी ने जबरदस्त हंगामा किया तो वहीं जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बांधी और उन्हें खदेड़ दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन त्रिनेत्र को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यह मुठभेड़ पुंछ के सिंधरा इलाके में हुई। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी का आज निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे ओमान चांडी का बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये हो गया पाठशाला में दिन भर का रिवीजन। अब आप आज की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि विपक्ष का इंडिया मोदी को हराने के पहले ही बिखर गया है क्या 2024 जीतकर केजरीवाल सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे? असली राहुल गांधी कौन है? बीजेपी की बी टीम या ममता के फेवरेट? और मोदी को हराने निकले टीम इंडिया में कितना दम है, इसका लाइव टेस्ट भी करेंगे। देखिए, 2024 के लिए विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दिया है। 26 पार्टियों को इकट्ठा करके अपने गठबंधन का नाम दे दिया है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये नाम दे दिया अब इंडिया। इनको शायद लग रहा होगा कि लोग चिल्लाएंगे इंडिया इंडिया जीतेगा, भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, ये वाला फील आएगा। लेकिन क्या नाम बदल देने से नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? मतलब आपने यूपीए को इंडिया कर दिया तो अब क्या इंडिया आपको जो है वो जिता देगा? कल को आप जो है बैंगन को भिंडी बुलाने लग जाएगा तो बैंगन भिंडी हो जाएगी क्या? कल को आप संतरे को आम बुलाने लग जाएगा तो संतरा आम हो जाएगा, फलों का राजा हो जाएगा क्या? ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। क्या 26 पार्टियों को इकट्ठा करके इंडिया नाम दे देने से नरेंद्र मोदी को टक्कर दी जा सकती है? यह बड़ा सवाल और यह बड़ा चैलेंज खुद विपक्ष के लिए है, क्योंकि मीटिंग कर लेना बड़ी बात नहीं होती, नया नाम दे देना भी बड़ी बात नहीं है, नए नाम पर सबकी सहमति बन जाना यह भी बहुत बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात यह है कि देश के लिए विपक्ष का एजेंडा क्या है बॉस, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही एजेंडा सबका दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, और उसके लिए कहानी है कि अर्थव्यवस्था डुबा दी है। दुनिया में चल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, ये कह रहे हैं अर्थव्यवस्था डुबा दी। लेकिन ये बात हम बार बार आंकड़ों से भी बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की टक्कर में विपक्ष अभी दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का हर मुद्दा फेल होता जा रहा है। फिर ऐसा कौन सा मुद्दा इन्हें दिख रहा है जिसके सहारे ये जनता को अपने पक्ष में कर लेंगे, पब्लिक इंडिया इंडिया बोलने लगेगी? ये अभी तक इन्होंने सामने नहीं रखा। यानी हवाबाजी ज्यादा है, मुद्देबाजी कम, क्योंकि चुनाव सिर्फ हवाबाजी से नहीं जीत सकते ना आप। चुनाव सिर्फ मीटिंग कर लेने, नाम बदलने से जीते जाते तो हर कोई जीत रहा होता। फिर चुनाव जीतने के लिए नेता का चेहरा भी होना चाहिए, चुनाव जीतने के लिए देश के लिए कोई बड़ा एजेंडा होना चाहिए। विपक्ष ने 2-2 मीटिंग कर ली, लेकिन अब तक वो ये नहीं बता पाए कि मोदी को हटाने वाले एजेंडे के अलावा देश के लिए उनका कॉमन एजेंडा क्या होगा। वो अब तक ये नहीं बता पाए कि उनके गठबंधन से पीएम पद का चेहरा कौन होगा। आज बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस पर सवाल हुआ, तो खड़गे ने इस सवाल पर गोलमोल सा जवाब देकर टाल दिया, क्योंकि उनको पता है अभी बोलेंगे तो पता चला अभी ही टूट जाएगा, आगे जाके तो बात की बात है। और देश को पता होना चाहिए भाई कि अगर नरेंद्र मोदी को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को हटाकर लाना किसको चाहते हैं? क्या राहुल गांधी को लाना चाहते हैं, ममता बनर्जी को लाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को लाना चाहते हैं? बताइएगा ना बॉस कि इसको हटाओ और इसको लाओ। इसको किसको नहीं, इसको हटा दो, हम बाद में तय कर लेंगे कि किसको लाना है। ये इनका एजेंडा चल रहा है। मोदी के सामने कौन है, इसका जवाब ये आज तक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पता है जैसे जवाब देंगे उसके बाद सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो फिर इंडिया कहां है? जब एक चेहरे का नाम आते इंडिया खत्म हो जाएगा, तो कौन सा इंडिया आप जुटा के बैठे हो? इस सवाल का कोई जवाब विपक्ष के पास है ही नहीं कि उनका चेहरा कौन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं बता पा रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, तो सुनिए क्या बोल के निकल गए। On who would lead this alliance and who would be the face of India? आपने जो सवाल पूछा कि कौन इसको लीड करेंगे और कौन इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। यानी अभी एक कन्वेनर बनेगा, एक 11 लोगों की कमेटी बनेगी, फिर वो मुंबई में मिलेंगे और कह रहे हैं चेहरा चुनना कोई बड़ी बात नहीं। अरे नहीं बड़ी बात है तो यहीं बैठे बैठे तय कर देते, जैसे नाम चुने थे इंडिया, वैसे ही बता देते नाम कि यही चेहरा होगा, अगर इतनी छोटी बात है। आज बेंगलुरु में विपक्ष ने बैठक की, उधर दिल्ली में आज एनडीए की भी बैठक हुई, जिसमें 38 दलों के नेता जुटे। इस बैठक की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। एनडीए की मीटिंग में जब ग्रुप फोटो हुई, उस दौरान सभी अलग अलग दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को इस तरह से माला पहनाकर उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मान दिया। तो आप देखिए कि एक तरफ विपक्ष का कुनबा है जिसमें 26 दल हैं, लेकिन उनका चेहरा कौन है ये किसी को नहीं पता। 26 पार्टी, 0 चेहरा। दूसरी तरफ एनडीए के 38 दल हैं, लेकिन उन सब के लिए एक ही चेहरा स्वीकार्य है और वो है नरेंद्र मोदी का। यानी 38 दल एक चेहरा, 26 दल 0 चेहरा, ये पब्लिक के पास ऑप्शन है। वहां 38 दल में कोई ऐसा वो कोई सुगबुगाहट नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जगह कोई, सबने नरेंद्र मोदी को बीच माला में डाल दिया कि पहनाइए इन्हीं को माला, इन्हीं के नाम से जीतेंगे। उधर अभी वो तय ही कर रहे हैं कि किसके गले में माला डालनी है। इसलिए वहां 26 दल 0 चेहरा, यहां 38 दल इकलौता चेहरा नरेंद्र मोदी। सोचिए अभी तक जो लोग अपना नेता नहीं तय कर पाए, वो सीट शेयरिंग कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को कुर्बानी देनी होगी, जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां क्षेत्रीय दलों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाएगा। इस सौदेबाजी में कांग्रेस का ज्यादा नुकसान दिख रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। वो कहेंगे भाई हम तो यही हैं, इसके बाद तो हमारा कुछ है नहीं, तो हम कैसे कॉम्प्रोमाइज करें, तुम बाहर जाके लड़ो कहीं कहीं। बाकी के राज्यों में क्षेत्रीय दल कॉम्प्रोमाइज कर भी लें
तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वहां उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करके क्या ही मदद कर देंगे कांग्रेस की। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी का बंगाल से बाहर कोई प्रभाव नहीं है, तो ममता बनर्जी कह भी दें कि तुम बंगाल में मत घुसो, मैं और कहीं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊं, तो कांग्रेस पलट के कहेगा ना कि आप कहां रास्ते में आइएगा बॉस, आप बंगाल के बाहर हैं कहां जो आप रास्ते में आइएगा। अगर बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट ममता से कॉम्प्रोमाइज कर लेगी तो सीधा ममता बनर्जी को तो फायदा होगा, लेकिन नुकसान कांग्रेस का है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस की कुर्बानी के बदले ममता के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह से आप देखिए कि अगर दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस कुर्बानी देने को तैयार भी हो जाए, तो केजरीवाल के लिए दिल्ली पंजाब से बाहर कांग्रेस को देने के लिए क्या है? कुछ नहीं, जीरो। क्या देंगे वो दिल्ली के बाहर? कहां है कांग्रेस में, कहां है केजरीवाल दिल्ली के बाहर और पंजाब के बाहर? और दिल्ली में भी अगर कांग्रेस हट भी जाएगी तो केजरीवाल 7 सीट जीत जाएंगे क्या लोकसभा की? जब नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा तो जीत जाएंगे। इसलिए अभी बहुत पेच है भाई। इसी तरह से आप ये भी देखिए कि अगर यूपी में अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस सब कुछ छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पहले भी गठबंधन हो चुका है, तो क्या ही कर लिए थे आप? वो तो प्रयोग फेल हो गया था। यूपी में 2019 में मायावती और अखिलेश एक साथ लड़ चुके, तब भी यूपी में मोदी को हरा नहीं पाए थे। यानी ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं भाई कि विपक्षी एकता से जगह जगह गठबंधन करके हम नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। मैंने आपको पाठशाला में पहले भी बताया था कि बीजेपी 200 सवा 200 सीट तो 50% से ज्यादा के मार्जिन से जीतती आई है, तो वहां आप सब जुड़ भी जाइएगा तो भी क्या कर लीजिएगा। लेकिन क्षेत्रीय दल इसलिए इसमें कांग्रेस के साथ लगे हैं क्योंकि उन्हें अपना गढ़ बचाना है, और उन्हें लगता है कि अगर ये गढ़ कांग्रेस की कीमत पर बचता है तो इससे अच्छा उनके लिए क्या है। इसलिए आप देखिए कि बेंगलुरु की मीटिंग में सीट शेयरिंग वाली बात पर भी गोलमोल जवाब दिया। सुनिए एक बार सीट शेयरिंग के मामले पर खड़गे साहब ने क्या जवाब दिया। सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा मसला है कि आप लोग सीट शेयरिंग कैसे करेंगे? देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा, और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा। जहाँ जहाँ कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। खड़गे साहब से जो पूछिए कहते थे ये कोई बड़ी बात है। चेहरा कौन होगा सर? कोई बड़ी बात नहीं है, तय कर लेंगे। सर सीट कैसे शेयर करेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। लेकिन जिसको खड़गे जी छोटी बात बता रहे हैं वो कितनी बड़ी बात है, आपको इसका उदाहरण देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीट शेयरिंग के सवाल को भविष्य पर टाल दिया, कह के गए छोटी बात है, कर लेंगे। कह रहे हैं छोटी बात है, लेकिन वो भी जानते हैं कि अभी इस गठबंधन में कई पेच हैं। जैसे विपक्ष की बैठक में शामिल हुए सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने ममता बनर्जी के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है, और कल ही कर दिया। कल जब डिनर के लिए गए हुए थे, पहुंचे हुए थे, वहां खाना खाने के पहले कह दिए कि ना ना ये नहीं होगा, कि एक थाली में नहीं खा सकते हम लोग। कल सीताराम येचुरी ने कहा कि ममता और सीपीएम एक नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों और कांग्रेस के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष दल भी होंगे जो भाजपा और टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे। यह क्या रूप लेगा यह बाद में तय किया जाएगा। तो एक तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस, लेफ्ट और धर्मनिरपेक्ष दल मिलकर भाजपा को भी हराएंगे और टीएमसी को भी हराएंगे, और दूसरा जब आप कह रहे हो कि लेफ्ट और कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष दल मिलकर टीएमसी को और बीजेपी को हराएंगे, इसका मतलब ये तो टीएमसी को धर्मनिरपेक्ष दल भी नहीं मानते, ये तो टीएमसी को कम्युनल मानते हैं। तो भले खड़गे साहब कैमरे के लिए बोलते रहे छोटी बात छोटी बात, छोटी बात कितनी है वो आपके सामने कल ही आ चुकी। वैसे विपक्ष की बैठक में कुछ चीजें तय भी हो गई। जैसे पहली बात, एक मत से सभी ने गठबंधन का नाम तय कर लिया, बहुत बड़ा काम हो गया, इंडिया चुन लिया। दूसरी बात, 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, यह तय कर लिया। तीसरी बात, विपक्ष की अगली मीटिंग मुंबई में होगी जिसमें कमेटी के लिए 11 लोगों के नाम तय होंगे, यह तय कर लिया। चौथी बात, कैंपेन मैनेजमेंट के लिए दिल्ली में एक कॉमन सचिवालय बनाया जाएगा, यह भी तय कर लिया। और पांचवी बात, अलग अलग मुद्दों के लिए अलग से कमेटी बनाई जाएगी। मतलब कमेटी 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 का खेल चलेगा, यह तय हो गया। राहुल गांधी को एक बार सुन लीजिए। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं,
बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। अपने अपने सियासी फायदे को देश की आवाज की लड़ाई का नाम दिया गया है, क्योंकि देश की आवाज की लड़ाई नहीं बताएंगे तो 10,000 प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। क्योंकि भाई लोग तो ये भी देखेंगे कि जो नेता मोदी को हटाने के लिए एकजुट होने की बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या कहते थे। आज ये नेता एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए क्या बोलते थे। ममता बनर्जी ने आज राहुल गांधी को फेवरेट बता दिया। एक बार सुनिए ममता बनर्जी राहुल गांधी के लिए आज क्या बोली हैं, फिर याद दिलाऊंगा कि पहले क्या बोलती थी। अरविंद जी, सीताराम जी, राजा, हेमंत, मान, सीतारामैया जी, रमेश जी, डीके, और फेवरेट राहुल गांधी, और फेवरेट राहुल गांधी, और फेवरेट राहुल गांधी। ममता बनर्जी के फेवरेट हो गए राहुल गांधी। यही ममता बनर्जी राहुल गांधी को क्या कहती थी और राहुल गांधी ममता बनर्जी को क्या कहते थे, पब्लिक भूल जाएगी क्या? इसी साल, ये भी नहीं बहुत पहले की बात नहीं बता रहा हूं, इसी साल मार्च में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। बीजेपी खुद चाहती है कि राहुल विपक्ष का चेहरा बने रहे। राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। ये मार्च में बोली थी, आज कह रही है फेवरेट राहुल गांधी। खुद राहुल गांधी भी ममता बनर्जी को खूब भला बुरा सुना चुके हैं। इसी साल फरवरी में राहुल गांधी मेघालय में बोल रहे थे कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तो बीजेपी की बी टीम है। गोवा मेघालय में टीएमसी की एंट्री सिर्फ कांग्रेस के वोट बांटने के लिए है और जानबूझकर लोगों को धोखा देने के लिए। फरवरी और मार्च के महीने में दोनों एक दूसरे को कोस रहे थे, अब वहां मंच पर बैठकर फोटो खिंचा रहे और फेवरेट बता रहे। पब्लिक भूल जाएगी। इसी तरह से आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर मोदी को हराने का प्लान बना रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर लालू के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते थे भाई। आज नरेंद्र मोदी के विरोध के मामले में किसी को कोई कुछ बुरा नहीं लग रहा, बगल में बैठ गए, सब अच्छे लगने लगे। केजरीवाल को लालू के बगल में बैठने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वक्त पर यही केजरीवाल इस बात की सफाई देते फिरते थे कि लालू जी से वो गले कैसे मिल लिए। अरे भाई एक बार गए थे बिहार, नीतीश जी जीते थे तो वहां शपथ ग्रहण में गए तो लालू जी ने इनको गले लगा लिया। इनको इतनी दिक्कत हो गई कि इनकी भाई मैं कैसे भ्रष्टाचारी वगैरह वगैरह आदमी से मिल लिया, तो सफाई देते थे कि भाई लालू जी से उन्होंने जबरदस्ती हमको गले लगा लिया। आज लालू जी के बगल में बैठे हैं। अभी हाल में एक चार्जशीट दाखिल हुई है लैंड फॉर जॉब मामले में, लेकिन इनको अब कोई दिक्कत नहीं। सुनिए केजरीवाल लालू जी को लेकर क्या कहा करते थे। कार्यक्रम में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं गया, जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मैंने, और खींच के गले लगा लिया। अभी मेरा हाथ उठा के, हमने गठबंधन नहीं किया। दूसरी चीज, हम लोगों ने भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया और ना कभी कर सकते हैं। उनकी जो आज तक की भ्रष्ट राजनीति रही है उसका हम ना समर्थन करते हैं और ना कभी हम कर सकते हैं। उनकी जो, उन्होंने अपने बच्चों को दोनों को मंत्री बना दिया, इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हम भी खिलाफ है और हमारी पार्टी भी खिलाफ है। हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ, उसका हम कभी समर्थन नहीं करते और ना हम कभी समर्थन कर सकते।
लालू यादव को केजरीवाल भ्रष्टाचारी बताते थे, कहते थे परिवारवाद के खिलाफ है। दोनों बेटों को बताइए मंत्री बना दिया। आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा है कि हम इस परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई ये लोग परिवार वाली पार्टी है, वही केजरीवाल जी कहते थे। और आज देखिए लालू जी के बगल में बैठे हैं, पब्लिक भूल जाएगी क्या? अच्छा, जब लालू जी को इन्होंने कह दिया था कि ये तो जबरदस्ती गले पड़ गए, तब लालू जी ने कह दिया था कि केजरीवाल कोई हीरोइन है जो उसका हाथ पकड़कर खींच लेंगे। सुनिए लालू जी ने तब क्या जवाब दिया था। नीतीश जी हम लोग बुला लिया था कि भाई ओथ में आओ, तो आया, तो इसको फिजैया कोई बोला कि लालू यादव कन्विक्ट है, कैसे गए थे? नहीं हम नहीं थे, वो लालू जी खींच लिया, फिल्मी हीरोइन थे, कहा कि आपको खींच लिया। ये लालू जी कहते थे केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल कहते थे लालू जी के बारे में। अब ये लोग इंडिया बना रहे हैं। उधर लालू केजरीवाल का मजाक भी उड़ाते थे। एक बार लालू जी ने एक तरह से कह दिया था कि केजरीवाल है कौन। सुनिए क्या बोले थे लालू जी। केजरीवाल है कोई, बताइए केजरीवाल? ये हम लोग का मार्गदर्शक बना हुआ है, लोग ये हम लोग को टीच कर रहा है, ये हमको पढ़ा रहा है। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, और चंदा के पैसा से जलपान करिए। भाषण करते हुए हम लोग को देखते हैं, भाषण करते हुए लोग देखते हैं, क्या उछल उछल के करते हैं। अरे भाई, ये लालू जी के भाव थे श्री केजरीवाल जी के बारे में। आज दोनों बगल बगल बैठे हैं, इंडिया बनाए। इसी तरह से केजरीवाल की पूरी राजनीति कांग्रेस के विरोध में शुरू हुई। कांग्रेस को हटाकर ही केजरीवाल 2 राज्यों में सत्ता में, लेकिन आज वही केजरीवाल उस बैठक में सबसे मिल रहे हैं जो बैठक कहीं और नहीं, कांग्रेस के राज्य में हुई, और जो बैठक कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार आयोजित कर रही थी। लेकिन केजरीवाल कल कैसे खुशी खुशी वहां गए थे और कांग्रेस के नेताओं से हाथ मिला रहे थे, ये सबने देखा। कल तक कांग्रेस को कोसने वाले केजरीवाल ने आज बेंगलुरु में कह दिया कि मोदी ने सब बर्बाद कर दिया है। सुनिए एक बार, फिर बताता हूं ये क्या बोलते थे कांग्रेस और सोनिया जी के बारे में। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है। आज देश में हर आदमी नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से दुखी है, लेकिन बीजेपी फिर भी उत्तर प्रदेश जीत जाती है, गुजरात में रिकॉर्ड जीत जाती है और इनको सीटें नहीं मिलती। कह रहे हैं अर्थव्यवस्था डुबा दी नरेंद्र मोदी ने। दुनिया कह रही है, आईएमएफ कह रहा है कि ब्राइट स्पॉट है इंडिया दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में, और ये आईआईटी से पास हुए हुए। कहने में क्या जाता है? यही केजरीवाल पहले कहते थे कि सोनिया गांधी से नरेंद्र मोदी डरते हैं, मिले हुए हैं, कांग्रेस और सोनिया गांधी को बचा रहे हैं। ये कहते थे सोनिया गांधी को तो जेल में डाल देना चाहिए। सुनिए सोनिया गांधी के लिए पहले केजरीवाल क्या कहा करते थे, आज वही सोनिया गांधी की अध्यक्षता में डिनर खा रहे हैं। सुनिए सोनिया जी के लिए क्या कहते थे। इटली वालों ने इतना काम कर लिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 इंच भी इसकी जांच आगे नहीं बढ़ी। दोस्तों, 1 इंच भी जांच आगे नहीं बढ़ी। दुख और ज्यादा इस बात का हो रहा है, इटली की अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस मामले के अंदर रिश्वतखोरी हुई है, रिश्वत दे के हेलीकॉप्टर बेचे गए हैं। उस कोर्ट की अदालत के अंदर, ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल का नाम है, कई सारे अफसरों के नाम है, कांग्रेसियों के नाम है। ऑर्डर आए हुए भी कई दिन हो गए, नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही जो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके उससे जांच कर ले। तो इनकी नजर में सोनिया गांधी जी को भी जेल जाना चाहिए था। तो लोग पूछेंगे कि 2024 में मान लीजिए आप जीत कर आए और आप पीएम बन गए, तो सोनिया जी को जेल भेजेंगे? क्योंकि आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी की तो हिम्मत भी नहीं है और उनकी सेटिंग गेटिंग है कांग्रेस के साथ। इसी तरह से आप उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, राहुल गांधी बार बार सावरकर की बात लेकर आ जाते थे,
तो उद्धव ठाकरे ने इस साल मार्च में कह दिया था कि अगर साथ लड़ना चाहते हैं तो साफ है कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सावरकर के खिलाफ एक लाइन बर्दाश्त नहीं है और यह सार्वजनिक मंच से खुली चेतावनी। आज यही उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ बैठकर पीएम मोदी को तानाशाह बता रहे हैं, मोदी के खिलाफ लड़ाई को आजादी की लड़ाई से जोड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे की बातों को भूल गए। बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि विचारधारा के स्तर पर शिवसेना कभी कांग्रेस जैसी हो ही नहीं सकती। वो शिवसेना को कभी कांग्रेस जैसा होने नहीं देंगे। अगर कभी लगा कि शिवसेना कांग्रेस जैसा होने लगी है या हो गई है तो वो अपनी दुकान बंद कर लेंगे, लेकिन शिवसेना को ही भंग कर देंगे। और उन्हीं बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे आज कांग्रेस के साथ बैठकर इंडिया बना रहे हैं। लेकिन इन सब विरोधाभासों के बीच अगर विपक्ष एकजुट हो रहा है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 26 पार्टियों को इकट्ठा कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने भी 38 पार्टनर इकट्ठा किए। आज बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों की मीटिंग हुई तो दिल्ली में बीजेपी ने 38 दलों को बुलाया, एनडीए की मीटिंग की। यानी 2024 का नैरेटिव सेट हो गया। एक तरफ विपक्ष के 26, दूसरी तरफ मोदी के 38। एनडीए की मीटिंग में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अलग अलग पार्टियों के नेता उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। ये नेता देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे दक्षिण से एआईएडीएमके के नेता थे, पूर्व से नेता आए थे, पश्चिम से थे, उत्तर से थे। यानी एनडीए में पूरा भारत दिखाई दिया। बैठक में पहुंचने पर बड़ी सी माला पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत हुआ और 38 दलों के नेताओं के साथ ग्रुप फोटो भी। विपक्ष की बैठक के बाद एनडीए दलों की जब बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष के एकजुट होने का मतलब समझाया, तो उन्होंने क्या कहा एनडीए के बारे में और क्या कहा इस विपक्ष के इंडिया के बारे में, सुनिए जरा। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई। लेकिन देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आला कमान, पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने में अक्षमता, भांति भांति के पावर सेंटर्स, अव्यवस्था और अविश्वास, खींचतान और करप्शन, लाखों करोड़ों के घोटाले। आपको याद होगा जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी। बहाना एक ही, गठबंधन के कारण। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता था। यानी नरेंद्र मोदी गिना रहे हैं कि अगर 26 लोग साथ आ रहे हैं, 26 पार्टियां साथ आ रही हैं, तो पुराना टाइम भी लौट सकता है अगर आप उनको सत्ता में लाएंगे कि देश अनिश्चितता के दौर में चला जाएगा और लोग अपने अपने फायदे के लिए पावर सेंटर्स बनाएंगे। ये वो लोगों को याद दिला रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई आज से एनडीए वर्सेस इंडिया की हो गई और कहां जाएगी इस पर नजर रहेगी। पाठशाला में अब अमित शाह के उस ऐलान का चैप्टर जिससे 10 करोड़ वोट मोदी की जेब में आ गए। 2024 से पहले मोदी शाह को 5000 करोड़ का सहारा कैसे मिल गया, अब इसका चैप्टर। देश भर में करोड़ों निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपए सहारा इंडिया की अलग अलग स्कीम्स में फंसे हुए हैं। इन लोगों ने अच्छे रिटर्न के लिए अपनी गाड़ी कमाई के पैसे सहारा ग्रुप से जुड़ी अलग अलग सोसाइटीज में निवेश किए, लेकिन ये लोग निवेश की वापसी के लिए कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए देश की अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी होते रहे, सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन इन लोगों को कभी भी पैसा नहीं मिल पाया अपना, क्योंकि सहारा इंडिया में निवेश की मैच्योरिटी पूरी होने के बावजूद भी अभी तक लोगों के पैसे वापस नहीं मिल पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की पहल से अब इन निवेशकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल की आज से शुरुआत कर दी। मोदी सरकार की इस पहल से सहारा में निवेश करने वाले करीब 10 करोड़ लोगों को पैसा वापस मिलेगा। 10 करोड़ लोगों का पैसा जो फंसा हुआ था वो वापस मिलने जा रहा है।
इस पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है। अपना पैसा वापस पाने के लिए सहारा के निवेशकों को क्या करना होगा, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पोर्टल को लॉन्च करने के दौरान अमित शाह ने 45 दिन के अंदर सहारा के निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस दिलाने की गारंटी दी है। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर बताता हूं पैसा वापस कैसे आएगा और इसका 2024 से क्या कनेक्शन है। लगभग 1,07,00,000 निवेशकों को इस पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। आपके पास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। 45 दिन की गारंटी दे रहे हैं अमित शाह कि सहारा इंडिया में जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनमें से बड़ी संख्या में लोग, उनका पैसा 45 दिन में वापस आ जाएगा। यहां यह समझना भी जरूरी है कि सहारा के निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए आज अमित शाह ने जिस सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया, इस पहल की शुरुआत कैसे हुई। सहकारिता मंत्रालय ने सहारा के निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 29 मार्च को निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए सहारा ग्रुप के पैसों से बनाए गए सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए CRCS यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। सहारा ग्रुप पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निवेशकों को राहत देने के लिए अगस्त 2012 में सहारा से भी फंड बनाया गया, जिसमें करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा है। लेकिन अब आपको बताता हूं कि सहारा रिफंड पोर्टल होने के बाद पहले चरण में सहारा के कितने निवेशकों को राहत मिलेगी। जिस कुल रिफंड की बात हो रही है कि निवेशकों को पैसा वापस मिल जाएगा, जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको पैसा वापस मिल जाएगा, वो रकम बता जा रही है कि कुल रिफंड जो है वो कुल रिफंड होगा 5,000 करोड़। इतना पैसा तो वापस आएगा। और 1,70,00,000 निवेशक जो है उनको इस पोर्टल के जरिए मदद मिलेगी। इनको पोर्टल के जरिए मिल जाएगी और 45 दिन के अंदर मिल जाएगी। 5,000 करोड़ का रिफंड पूरा होने के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कोर्ट से ज्यादा फंड जारी करने का अनुरोध करेगी ताकि सहारा के बाकी निवेशकों को भी पूरा पैसा लौटाया जा सके। तो 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो सीधे वापस होंगे 1,70,00,000 निवेशक पोर्टल के जरिए। और अभी अमित शाह जो बता रहे थे कि 4 करोड़ निवेशक जिनका 10,000 या उससे ज्यादा का निवेश है उनका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन सहारा की वो कौन सी सोसाइटीज हैं जिनमें निवेश करने वाले लोग अपना पैसा वापस पाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल में आवेदन कर सकेंगे, वो भी आपको जानना चाहिए। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, इसमें जिन लोगों ने निवेश किया है वो इस वेबसाइट पर अपने पैसे के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन 4 सोसाइटीज में जिन लोगों ने पैसा निवेश किया हुआ है वो सीधे पैसे के लिए इस वेबसाइट पर जाकर अपील कर सकते हैं, पोर्टल पर जाकर अपील कर सकते हैं। मोदी सरकार ने भरोसा दिया है कि आने वाले समय में सहारा की इन सोसाइटीज में निवेश करने वाले सभी निवेशकों के फंसे हुए पैसे वापस दिलाए जाएंगे। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि इन 4 सोसाइटीज में निवेशकों की कुल कितनी रकम फंसी हुई है। तो अगर अभी आप देखिएगा बात हो रहा है 1,70,00,000 को अभी मिल जाएगा और 4 करोड़ ऐसे जिनका 10,000 तक है, लेकिन कुल निवेशक जो इन 4 सोसाइटी में है जिन्होंने सहारा में पैसा लगाया हुआ था, इनकी संख्या करीब 10 करोड़ है। 10 करोड़ निवेशक हैं और कुल रकम जो है जो वापस कराएगी सरकार, कह रही हम कराएंगे, ये है 86,000 करोड़ रुपए, 86,000 करोड़, इससे भी ज्यादा। तो नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि बॉस, जैसे अभी ये कुछ लोगों के लिए 5,000 करोड़ का निकाले, पैसा तो है वहां पर,
सुप्रीम कोर्ट गए, बोले पैसा दीजिए सर, इन लोग का देना है, ये दे देंगे 5,000 करोड़। इसके बाद फिर अगला वाला के लिए पैसा मांगेंगे, वहां पैसा रखा हुआ, फिर निकालेंगे, फिर देंगे। सहारा के जिन निवेशकों ने अपनी डूबी हुई रकम वापस मिलने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, उनको आज मोदी सरकार के फैसले से नई उम्मीद मिली। सहारा में फंसे पैसे वापस दिलवाने की पहल के लिए लोगों ने मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। आपको सुनवाता हूं अलग अलग शहरों में सहारा में निवेश करने वाले लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च होने पर क्या बताया है, क्या कहा है। जो सहारा में पैसा हमारा कम 35-40 हज़ार रुपये, ठीक, वो जो लेने आता था वो चला जा चुका है, वो ना दिख रहा है, ना वो पैसा अभी तक मिला है। और जो अमित शाह जी के कारण से जो मिल रहा है लोगों को पैसा, तो अगर अब उम्मीद थोड़ी सी यही है कि पैसा हमारा लोग का वापस मिल जाएगा। अब उसके पोर्टल में सुना कि अब सारा में पैसा कोई मिलने वाला, करीब 50,000 रुपये हम लोग का करीब 15 सालों से फंसा है, लगभग 15 साल से ज़्यादा ही हो चुका होगा। लेकिन अब ये है कि मिलने की कुछ आस हमको दिख रही है अमित शाह जी की वजह से, तो हो सकता है कि अब पैसा मिल जाए। अच्छा, इतने सालों से पैसा फंसा, आपने कोशिश की थी कि पैसा मिले? बहुत कोशिश की भाई, हम लोग क्या कोशिश नहीं की, हर तरीके की कोशिश की। जितने एजेंट्स हैं उनसे भी बात की, जिन्होंने पैसा जमा कराया सबसे बात की, लेकिन कहीं से कोई मिलने का कोई चांस ही नहीं हुआ। अब ये उम्मीद दिख रही है कि हो सकता है कि मिल जाए पैसा। गरीब आदमी के लिए ये बहुत राहत की खबर है कि अब उन्हें उम्मीद हो रही है कि यार इतने साल से पैसा फंसा हुआ था, कोई सुनने वाला नहीं था, अब नरेंद्र मोदी सरकार वो पैसा दिलवा देगी। पाठशाला में अब पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर कसते शिकंजे का चैप्टर। पाकिस्तानी सीमा की कहानी में बांग्लादेशी जूली का ट्विस्ट कैसे आया? मामला तय हो गया है क्या कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेजना ही है, और क्या इसकी तैयारी शुरू हो गई है? अब इसका चैप्टर। पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए भारत में रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। सीमा हैदर पर यूपी एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। सीमा ने जो कहानी सुनाई, उस कहानी की परतें अब खुल रही। एटीएस की पूछताछ में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिनसे सीमा के जासूस होने का शक और गहरा रहा है। आप ये देखिए कि सीमा हैदर कैसे एटीएस के घेरे में फंसती जा रही है। सीमा हैदर से कल एटीएस ने 8 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान सीमा से कई सवाल पूछे गए। सीमा से पाकिस्तान के बारे में सवाल हुआ। ऐसे कई सवाल थे जिनके बारे में जवाब सीमा दे भी नहीं पाई या देना नहीं चाहती थी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी में अपने भाई के सवाल पर सीमा ने चुप्पी साध ली। सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं, इस पर भी सीमा चुप रही, कुछ नहीं बता रही। पूछताछ में पता चला कि सीमा ने सचिन से पहले भी कई लोगों से संपर्क किया था। कल तक तो कह रही थी पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया था, अब पता चल रहा है कई और लोगों से संपर्क कर रही थी। पाकिस्तानी फोन क्यों तोड़ा, इस सवाल का जवाब भी सीमा नहीं दे पाई। कई सवालों पर सीमा ने एटीएस को गुमराह करने की भी कोशिश की, कहा जा रहा है। सीमा ने सोशल मीडिया पर जिन लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, उसमें से कुछ भारतीय सेना में काम करते हैं। पूछताछ के दौरान सीमा कई बार अपने बयान से पलट भी गई, ये भी एटीएस के सोर्सेज बता रहे। एटीएस सूत्रों ने बताया कि सीमा से पूछताछ के दौरान कई बार ऐसा लगा जैसे वो कुछ छिपा रही। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सीमा बहुत शातिर तरीके से सवालों के जवाब दे रही है। सीमा हैदर का दिमाग बहुत तेज है, ये भी उन्हें लग रहा है। अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छा है, जबकि सीमा 5वीं पढ़ी हुई है। सीमा को इंग्लिश में एक पैराग्राफ पढ़ने को दिया गया, जो सीमा ने बिना किसी परेशानी के पढ़ लिया। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सीमा से कोई राज उगलवाना आसान काम नहीं है। अच्छा, सीमा की अंग्रेजी की बात इसलिए भी हो रही है, आप देखिए पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर, वो जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते थे और उनकी अंग्रेजी बोलते थे तो दुनिया हंसती थी कि ये बताइए क्रिकेटर है और ऐसी उटपटांग अंग्रेजी बोलते थे। और ये 5वीं पास महिला जो है अंग्रेजी पढ़ रही है। सीमा के कैरेक्टर की इतनी परतें हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि वो कब सच बोलती है, कब झूठ बोल रही है। सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत आई, इसलिए उसकी जांच तो होनी जरूरी है। लेकिन सीमा पर एक और वजह से शक हो रहा है कि सीमा जासूस क्यों हो सकती है। इसकी वजह यह भी है कि यूपी पुलिस की एक एडवाइजरी, जो कुछ महीने पहले ही यूपी पुलिस ने जारी की थी। इस एडवाइजरी में पाकिस्तान की महिला जासूसों के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी लड़कियां फेक प्रोफाइल के जरिए खुद को हिंदू लड़की बताती हैं। यह सीमा के भारत आने के कुछ महीने पहले की एडवाइजरी है। भारतीय सेना और पुलिस विभाग से जुड़े लोगों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करती हैं।
जैसा सीमा के लिए कहा जा रहा है कि उसने फौज के कुछ लोगों को भी संपर्क किया था, फिर उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर गोपनीय जानकारी हासिल करती। एडवाइजरी में ऐसी ही फेक प्रोफाइल की जानकारी देकर पुलिस को भी आगाह किया गया था। अब सीमा की कहानी यूपी पुलिस की इस एडवाइजरी से मेल खाती है, इसलिए एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं सीमा भी इसी तरह से फेक प्रोफाइल बनाकर भारत तो नहीं आई है और कहीं वो असल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का कोई मुखौटा तो नहीं है। इसलिए आज भी सीमा से पूछताछ की जा रही है। अब सवाल यह है कि सीमा की सच्चाई का पता लगे तो लगे कैसे। जांच एजेंसियों ने इसका भी प्लान तैयार किया है। बताया जा रहा है कि सीमा के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग को भेजे गए। पाकिस्तान में सीमा की पूरी जानकारी जमा की जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी से भी जानकारी मांगी जा रही है, सीमा सुरक्षा बल से। एटीएस और पुलिस नेपाल जाकर भी सीमा की जांच कर सकते हैं कि भाई वहां कहां रही, क्या किया इसने, नहीं किया। जांच के बाद सीमा की जमानत रद्द की जा सकती है, यह भी कहा जा रहा है। सीमा को गिरफ्तार करके उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है कि ठीक बोल रही कि नहीं या घुमा फिरा रही है। सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो सकता है, यह भी कुछ सोर्सेज दावा कर रहे हैं। जैसे जैसे सीमा की जांच हो रही है वैसे ही सीमा को लेकर लोगों की राय भी बदल रही है। नोएडा के जिस रबुपुरा इलाके में सीमा और सचिन रहते हैं वहां पर लोगों की राय अब बदलने लगी है। कल तक जो सीमा भाभी भाभी थी, लोग अब ये कह रहे हैं कि सीमा अवैध तरीके से भारत आई है और सीमा की जांच होनी चाहिए। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि सीमा को फौरन पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। सुनिए अब कैसे पड़ोसियों के आसपास के लोगों की राय बदल गई है जब इतनी खबरें बाहर आ रही। ये एक तो चोर बन के आई है, दो तीन देशों को पार करके, कोई उस पर जो है सहमति नहीं है। तो ऐसा भी देखा है, उसके मुंह भी बंद कर दिया ऐसे करके। काफी है उसकी जो वायरल हुई है वीडियो, मुंह बंद कर दिया उसका और एक तरह ऐसे चांटा नुमा मतलब उसको मारा है। तो मैं क्या कहूँ, ये कैसे प्यार है? नहीं, सचिन ऐसा नहीं था। सचिन मेरे हिसाब से तो सही लड़का था। ये तो एक पबजी के चक्कर में कह लो या कैसे भी कह लो, ये तो एक इसको मतलब आपको लगता घुसला है गया बोल रहे हैं कि अभी तक तो रघुपुरा के लोग उसे भाभी भाभी कह रहे थे। भाभी भाभी ना, चाची भी कहेंगे। वहाँ पर सुना ना, आप चाची भी कह रहे हैं। उसी जगह पे उसके घर पे खड़े होकर चाची भी कह रहे हैं कुछ लोग उसे। एक बात तो बताओ, सचिन 20 साल का और वो 35 साल की, 40 साल की, कम से कम 40 साल, और 4 बच्चे हैं उसमें। अब भाभी भाभी तो हर कोई कहेगा ही, अब चाची चाची भी कहेंगे। अब एटीएस का शिकंजा पड़ गई है उस पर। अब देखो क्या कार्रवाई होती है आगे। ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की सीमा हैदर और बांग्लादेश की जूली का क्या कनेक्शन है। सीमा हैदर को नोएडा के सचिन से प्यार हुआ, वो भारत चली आई दावा है। इसी तरह से बांग्लादेश की जूली को मुरादाबाद के अजय से प्यार हुआ और वो भी भारत आ गई। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं तो बांग्लादेश की जूली की 10 साल की बेटी है। लेकिन बांग्लादेश की जूली की पूरी कहानी बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि क्या सीमा की वजह से सचिन की जान को खतरा है क्या। दरअसल बांग्लादेश की जूली और मुरादाबाद के अजय की जान पहचान कैसे प्यार में बदली और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली, ये आपको सुनना चाहिए। बांग्लादेश की जूली और मुरादाबाद के अजय की दोस्ती सोशल मीडिया पर। अजय और जूली रोज घंटों एक दूसरे से चैट करने लग गए। चैटिंग के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। इसी साल मार्च में जूली अपनी 11 साल की बेटी को लेकर बांग्लादेश से मुरादाबाद आ गई। भारत आने के बाद जूली मुस्लिम से हिंदू बन गई और अजय से उसने शादी कर ली। सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान और फिर दोस्ती, और दोस्ती के बाद अजय ने जूली से शादी करने का फैसला कर लिया, यह जानते हुए भी कि जूली की पहले से 11 साल की बेटी है। मुरादाबाद के अजय ने बांग्लादेश की जूली से शादी तो कर ली और शादी के बाद ही अजय की मुश्किलें शुरू हो गई। अजय को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अजय से शादी के बाद बांग्लादेश की जूली ने कहा कि उसका वीजा खत्म होने वाला है। शादी के 15 दिन बाद जूली ने अजय से कहा कि उसे बांग्लादेश जाना होगा। जूली ने अजय से कहा कि वो उसे बांग्लादेश बॉर्डर तक छोड़कर आ जाए। जूली ने वादा किया था कि वो कुछ दिन बाद फिर से वीजा लेकर भारत आ जाएगी। इसके बाद अजय जूली को बांग्लादेश बॉर्डर तक छोड़ने गया, लेकिन फिर अजय वापस ही नहीं लौटा। वापस आई तो वो तस्वीरें जिन्होंने अजय के परिवार के होश उड़ा दिए। वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि अजय की मां क्या बता रही। मेरा लड़का बांग्लादेश में लेकर गया और उसे जूली नाम की लड़की वो लेके गई है पार करके। वो शादीशुदा है, यहाँ आके मेरे बेटे से शादी कर ली।
शादी करने के बाद में वो उसने ये कही कि मुझे बॉर्डर तक छोड़ आओ, और बॉर्डर पे छोड़ने गया, उसे ले गया पार करके। अजय की मां कह रही है कि जूली पहले से शादीशुदा थी और वो अजय को अपने साथ बांग्लादेश लेकर चली गई। बांग्लादेश जाने के कुछ दिनों बाद अजय की तस्वीरें अजय के मां के पास आईं। इन तस्वीरों को देखकर अजय का परिवार सन्न हो गया। अजय के सिर से खून बह रहा था, उसका चेहरा खून में भीगा हुआ था, अजय के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। ये वही तस्वीरें हैं जो अजय की मां के पास बांग्लादेश से आने की बात है। अजय की मां का आरोप है कि बांग्लादेश में उनके बेटे की जान खतरे में है। अजय की मां ने बांग्लादेश की जूली पर जो आरोप लगाए हैं, उससे जूली पर शक बढ़ रहा है कि कहीं वो किसी गैंग की मेंबर तो नहीं जो भारत के लड़कों को फंसाती हो। अजय की हालत ऐसी किसने की, वो कहां है, किस हालत में है, ये भी पता नहीं चल रहा। अजय के परिवार की मांग है कि किसी भी तरह से अजय को भारत वापस लाया जाए। बांग्लादेश में अजय की जान को खतरा है, वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अजय के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि अभी तक जिस महिला के साथ अजय गया है वो बांग्लादेश की रहने वाली है या कहीं और की, इसका फिलहाल कोई प्रमाण भी नहीं है। इसी तरह से कहा जा रहा है कि सीमा जो पाकिस्तान से आई उसका भी कोई जूली वाला कनेक्शन तो नहीं है और कहीं सचिन फंस तो नहीं गया। लेकिन इस मामले में अब एटीएस की जांच में क्या निकल कर आता है वो भी आपको बताऊंगा। पाठशाला में अब क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का चैप्टर। महेंद्र सिंह धोनी को किसने मुंह पर पागल कह दिया, महेंद्र सिंह धोनी का वो कमरा जिसे देखकर आपको शौक लग जाएगा, अब उसका चैप्टर। भारतीय टीम के पूर्व फास्ट बॉलर वेंकटेश प्रसाद महेंद्र सिंह धोनी से मिलने उनके घर रांची गए हुए। यहां धोनी ने वेंकटेश प्रसाद को अपना बाइक का कलेक्शन दिखा दिया, जिसे देखकर वेंकटेश प्रसाद का दिमाग चकरा गया। उन्होंने कहा कि क्या है भाई, ये धोनी के पास 100 से ज्यादा बाइक है, आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी बाइक के शोरूम में खड़े हैं। ये धोनी के घर में गराज है जहां नीचे के फ्लोर से लेकर ऊपर तक सिर्फ बाइक और गाड़ियां नजर आ रही हैं। धोनी के गराज में इतनी सारी बाइक्स हैं जितनी किसी के घर में हो ही नहीं सकती भाई। इतनी बाइक तो शोरूम में नहीं लगी हुई होती है। इसे गैराज से ज्यादा बाइक म्यूजियम कहना चाहिए। हालांकि म्यूजियम में पुराना सामान होता है जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन धोनी के गैराज में हर बाइक चलती है। पूरी दुनिया जानती है कि महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में सिर्फ 2 ही शौक है, पहला क्रिकेट, दूसरा बाइक चलाना। इस गैराज में धोनी की सबसे पहली बाइक से लेकर आज के जमाने की हार्ले डेविडसन जैसी एक से एक महंगी और शानदार बाइक्स का पूरा कलेक्शन है। इसके अलावा धोनी के गैराज में कई विंटेज कार भी हैं जो दिखती हैं वीडियो। लेकिन जब वेंकटेश प्रसाद धोनी के घर में बने गैराज में पहुंचे तो धोनी के इस बाइक कलेक्शन के जुनून को देखकर, जिसे वो कह रहे हैं कि अरे ये तो पागलपन जैसा लग रहा है, वो हैरान रहे। पहले वहां क्या बातचीत हो रही है वो सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है। और इस वीडियो को धोनी की पत्नी साक्षी ने मोबाइल पर शूट किया है। इसमें पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी भी दिखाई दे रहे हैं। इस बातचीत को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। What do I say? How do you feel being in Ranchi first? Like how? Amazing. Your first time? No, not at all. Okay. It's my fourth time. This is the 4th or 5th time, I think. My first here. I think probably the first time you're here with the legend. Okay. But this is crazy. Okay. This place is crazy. Any comments? You can't explain. You can't explain about this whole setup. The old bikes. Any comments on this? Unless and until someone is mad about this, you can't. I'll take a video. Weird, all these, पता नहीं ये बाइक शोरूम हो सकता है ये। जब ये बन रहा था ना तो हम लोग से बहुत बड़ा बना। Yeah, it's full. It's full. जब ये बन रहा था हम साक्षी बोलते थे ये Mahi, why? बड़ा नहीं बन रहा है। Why? Because you took everything, so I needed to have something of my own. So this is the only thing you allowed. That also you wanted after the badminton court. I said no, it will be before the badminton court. Which one? There's a badminton court on that. Oh, okay. Oh god. No, this is crazy. There's no. Someone needs to have. There's no explanation. Hell of a lot of passion to do something else or to have something else. I'm telling you.
Otherwise, or someone has to be mad. Mad, I would say. Yeah. You call it You have to be crazy about this. Yeah. मैं आपको बाइक पर एक कहानी बताता हूँ। ये जब पहला आड़े था ना मई का, तो हम लोग पहले घूमने निकलते थे। धोनी के बाइक कलेक्शन को देखने के बाद वेंकटेश प्रसाद ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अभी किसी आदमी को बाइक और विंटेज कार के लिए इतना पागल नहीं देखा कभी किसी आदमी। क्या कलेक्शन है। और एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी क्या आदमी है, एक महान अचीवर और अद्भुत शख्स। रांची के घर में बने गैराज में ये एमएस धोनी के बाइक और कार का कलेक्शन है। धोनी के पैशन से दंग रह गया। मतलब वेंकटेश प्रसाद ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई धोनी जो भी काम करते हैं उसे किस लेवल पर जाकर करते हैं। दूसरी खास बात कि धोनी ने अपने इस खजाने को दुनिया से छिपा रखा था। उन्हें शो ऑफ करने की आदत बिल्कुल नहीं है। धोनी से सीखने वाली बात वो ये है कि धोनी जो भी काम करते हैं बिना शोर मचाए, बिना पब्लिसिटी के करते हैं। धोनी के गैराज में 100 से ज्यादा बाइक्स हैं। इनमें धोनी की पहली बाइक से लेकर आजकल के जमाने की एक से बढ़कर एक हाईटेक बाइक्स हैं। आज आपको धोनी की सबसे पसंदीदा बाइक्स का कलेक्शन भी दिखा देता हूं। इनमें पहले नंबर पर कहा जाता है कि धोनी की सबसे पुरानी बाइक है, क्योंकि पुरानी है तो बहुत पसंद है उन्हें, यामाहा RD 350। इसे धोनी ने आज भी संभाल कर रखा हुआ है। धोनी कई बार रांची की सड़कों पर इस बाइक को चलाते हुए दिख जाते हैं। हालांकि उनके पास इस बाइक का लेटेस्ट वर्जन भी मौजूद है, लेकिन चूंकि पहली बाइक है तो ज्यादा दिल के करीब है। दूसरे नंबर पर कहा जाता है हेलकैट X132 है। इस बाइक को बनाने वाली कंपनी ने इसे धोनी के लिए अलग तरह से डिजाइन किया हुआ है। यह डिजाइन्ड बाइक है, दुनिया भर में सिर्फ 150 लोगों के लिए बनाई गई है, जिनमें एक नाम महेंद्र सिंह धोनी का है। इसकी कीमत 47 लाख रुपए से शुरू होती है और यह 260 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। धोनी की एक और बाइक है डकैटी 1098। इसे भी धोनी कई बार चलाते हुए दिखे हैं। इसकी कीमत 12 से 20 लाख रुपए है, स्पीड 279 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगली बाइक है हार्ले डेविडसन फैट बॉय। यह दुनिया की सबसे फैशनेबल और हेवी वेट बाइक्स में से एक है। इसकी कीमत 24.5 लाख रुपए से शुरू होती है। इसका इंजन 1868 सीसी का है। इतना हैवी तो मिड सेगमेंट कार का इंजन भी नहीं होता। यह 177 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। धोनी की एक और फेवरेट बाइक है कावासाकी निंजा H2। यह दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली बाइक्स में से एक है। इसकी स्पीड 258 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी कीमत 35 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक होती है। तो धोनी की बाइक्स का कलेक्शन देखकर वाकई दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसी खबरें व्हाट्सएप वगैरह आती हैं जो दिमाग का फ्यूज उड़ाती हैं और पता चलता है झूठी है। इसी के लिए हम फैक्ट चेक लेकर आए हैं। फैक्ट चेक की क्लास इस छोटे से ब्रेक के बाद, जिसमें आपको बताऊंगा उड़ते प्लेन से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखने का सच क्या है। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक रॉकेट जैसी दिखने वाली चीज आसमान को चीरते हुए स्पेस में जाती दिख रही है। किसी शख्स ने इस नजारे को फ्लाइट के अंदर से कैमरे में रिकॉर्ड किया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर दिया कि प्लेन में चेन्नई से ढाका जाते हुए एक यात्री ने चंद्रयान 3 के लॉन्च को रिकॉर्ड किया। हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च चंद्रयान 3 के लॉन्च को प्लेन से रिकॉर्ड किए जाने का दावा पूरी तरह से गलत निकला। हालांकि ये सही है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च जरूर किया, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है उसका चंद्रयान 3 से कोई लेना देना नहीं है। हमारी रिसर्च में पता चला कि वायरल हो रहा ये वीडियो दिसंबर 2022 का है और अमेरिका के फ्लोरिडा का है। फ्लोरिडा के ऊपर उड़ान भर रहे प्लेन में बैठे हुए एक यात्री ने मस्क की कंपनी SpaceX के रॉकेट फॉल्कन 9 के लॉन्च को रिकॉर्ड किया था, जिसे अब चंद्रयान 3 का वीडियो बताकर फैलाया जा रहा है। लेकिन ऐसी खबरों को आगे बढ़ाना बंद कीजिए। फैक्ट चेक में बिना देखे कि वो सच है या नहीं।